हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पार्ट 1। हमारा आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। थर्ड टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। और स्टेट एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिज़िक्स की दो अलग अलग ब्रांच हैं। इस तरीके से माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। बट और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इंटर रिलेटेड हैं या फिर ये दोनों सेम ही हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद भी कई ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की एक नई ब्रांच बनाते हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया था कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से हमारा क्या मतलब है? करंट। जहाँ पर एक सर्किट में एक करंट फ्लो होती है वहाँ पर वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। बट क्या इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है? इज़ द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल? कन्वर्स इफेक्ट क्या होगा? क्या मूविंग मैग्नेट्स भी इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कन्वर्स इफेक्ट क्या होगा कि क्या मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, ऐसा पॉसिबल हुआ। ये चीज़ फाइंड करी फैराडे ने और उस फिनोमेना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किसे कहते हैं? द फिनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट is generated by varying magnetic fields is appropriately called as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसको कैसे प्रूव किया गया, इसके लिए हम देखेंगे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये पिक्चर देखिए। इसमें एक मूविंग मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये मैग्नेट एक कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर C1 एक कॉइल ली गई है और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया है या फिर इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर फिक्स किया गया है। अगर इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट होगी तो वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, इसका क्या मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। फैराडे ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया। जैसे ही मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब कि अगर मैग्नेट को हम मूव करते हैं तो एक कॉइल जिसमें पहले कोई करंट नहीं था उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी पिक्चर में आप देखिए, एक दूसरी कॉइल ली गई है जिसका नाम है C2 और ये C2 कॉइल एक बैटरी से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में जब ये C2 कॉइल बैटरी से कनेक्टेड नहीं थी तब C2 कॉइल में कितना करंट था? 0 करंट। बट जब इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया तो C2 कॉइल में कितनी करंट फ्लो होने लगी? करंट आई। हमें पता है और स्टेट एक्सपेरिमेंट से कि जहाँ पर करंट होती है वहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इस सर्किट में इस C2 कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होगी वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये सब यहाँ पर किस कॉइल में हो रहा है? C2 कॉइल में। ऑब्जर्व क्या किया गया कि इस कॉइल के बगल में एक जो C1 कॉइल लगी है जो कि फिर से किससे फिक्स की गई है? एक गैल्वेनोमीटर के साथ लिंक की गई है। क्या देखा जाता है कि जब C2 कॉइल में करंट फ्लो होता है
तो उसके साथ ही C1 कॉइल से लगा गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट थे फैराडे एंड हेनरी के। तो हमने तो अभी ये डिस्कस किया एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। अब इन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर 1 का कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेट है जो कि मूव कर रहा है, तो मैग्नेट के मूवमेंट से इसमें क्या आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है और वो गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट कर रहा है। सपोज इस मैग्नेट को मूव नहीं किया जाता है और मैग्नेट को हम स्टेबल रखते हैं, तो क्या देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि मूविंग मैग्नेट से ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। फैराडे ने बताया कि जब एक मैग्नेट किसी कॉइल के पास आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आता है तो C1 कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। एक एरिया से लिंक्ड जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं उनको बोला जाता है फ्लक्स। जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आता है तो नॉर्थ पोल जब C1 कॉइल की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इन दोनों के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नेट C1 कॉइल से बहुत दूर है तो तब उस वक्त क्या होगा, जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो बहुत कम होगा। बट जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आता जाएगा लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, या फिर हम ये कहें कि चेंज होती जाएगी। अब चूंकि लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उस चेंज का ऑपोजिशन ये C1 कॉइल करेगी। इस चेंज का ऑपोजिशन C1 कॉइल कैसे करेगी, इस मैग्नेट को रिपेल करके। अगर C1 कॉइल मैग्नेट को रिपेल करना चाहती है तो C1 कॉइल अपने अंदर एक करंट फ्लो कराएगी और उस करंट से वो क्या प्रोड्यूस करेगी, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। C1 कॉइल में जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी उसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं। पॉइंटर का डायरेक्शन देखिए, ये किसका डायरेक्शन शो हो रहा है, करंट इन दी C1 कॉइल। अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम इस करंट फ्लो की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसका मतलब C1 कॉइल का ये वाला जो फेस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। फिर से देखिए, कॉइल के पास क्या आ रहा है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल। जैसे जैसे इस कॉइल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है। C1 कॉइल इस फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करना चाहती है। नॉर्थ पोल अगर उसके पास आ रहा है तो ये C1 कॉइल खुद को नॉर्थ पोल बना के इस मैग्नेट को अपोज कर सकती है या फिर अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोजिशन कर सकती है। खुद को C1 कॉइल नॉर्थ पोल कैसे बनाएगी, C1 कॉइल अपने इस फेस को अगर नॉर्थ पोल बनाना चाहती है तो करंट फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप पॉइंटर की डायरेक्शन देख सकते हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। और इस डायरेक्शन से, इस करंट फ्लो के डायरेक्शन से ये वाला जो फेज है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है तो वो कॉइल उस होने वाले चेंज का अपोजिशन करती है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई है उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। और इसी इंड्यूस्ड करंट को कौन डिटेक्ट करता है, इस कॉइल से लगा हुआ गैल्वेनोमीटर। अब हम इसके बाद पिक्चर 2 डिस्कस करते हैं।
पिक्चर 2 में जब C2 कॉइल में करंट 0 होता है तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो C1 कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स भी 0 होता है। बट जैसे आप इसे C2 कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करोगे, C2 कॉइल में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही C2 कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होगी? C1 कॉइल से। चूँकि C1 कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स पहले 0 था, बट अभी इस C2 कॉइल में करंट फ्लो की वजह से C1 कॉइल में अब लिंक्ड फ्लक्स 0 से बढ़कर उसकी कुछ वैल्यू हुई है। इसका मतलब C1 कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसमें चेंज आया है। अब C1 कॉइल का क्या नेचर होगा? वो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करेगी। अब अपोज करने के लिए वो अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा जो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो यहाँ पर आप पॉइंटर का डायरेक्शन देख सकते हैं। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और इसी इंड्यूस्ड करंट को कौन डिटेक्ट करेगा? गैल्वेनोमीटर। तो ये थे फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब भी एक एरिया से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉइल है और उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है, तो उस चेंज की वजह से वो कॉइल चेंज का अपोजिशन करती है। अपोजिशन करने के लिए उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। एक्सपेरिमेंट के बाद हम फैराडे के 2 लॉज पढ़ेंगे। फैराडे के 2 लॉ पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको फैराडे और हेनरी का जब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है तो उसमें ये बताया है कि जब एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया। बट अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की मैथमेटिकल वैल्यू होती है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसे समझने के लिए यहाँ पर आप एक फिगर देखिए। एक एब्रप्ट शेप की या फिर आप कहें एक रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल है जिसका एरिया है ए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया का डायरेक्शन, किसी भी एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? उस एरिया के परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक कॉइल लिया गया है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? वेक्टर ए का डायरेक्शन। सपोज इस रेक्टेंगुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ब्लू लाइंस हैं ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे हमने किससे डिनोट किया है? वेक्टर बी से। मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली क्या होता है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल। फिगर में आप देख सकते हैं कि वेक्टर बी की ये डायरेक्शन है और ए क्या होता है? आपका एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वेबर। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि जब एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है उस कॉइल में, और वो करंट किसका अपोज करता है? अपने अंदर होने वाले चेंज का। इस एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने 2 लॉज के हेल्प से एक्सप्लेन किया, जिन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in it, and this phenomena is called the electromagnetic induction. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि जब भी एक क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने आपको जो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए तो उसमें क्या बताया कि एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है और वो करंट किसका अपोज करता है? अपने अंदर होने वाले चेंज का। अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब उस कॉइल में पहले ईएमएफ, कैसा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। क्योंकि अगर किसी सर्किट में करंट है तो वो करंट विदाउट ईएमएफ पॉसिबल नहीं है। ईएमएफ क्या होता है? एक सोर्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करंट के फ्लो के लिए। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस ईएमएफ के इंड्यूस होने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का सेकेंड लॉ ये बताता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है। तो हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो ये तो थी इसकी लैंग्वेज। हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली फैराडे सेकेंड लॉ होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पर फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। डी बाई डी टी क्या कहलाता है? डी बाई डी टी है टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को ये डिनोट करता है। फैराडे का सेकेंड लॉ की आप एक बार फिर से लैंग्वेज देखिए। क्या कहता है फैराडे का सेकेंड लॉ? कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, इसका टाइम रेट ऑफ चेंज यानी कि इसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो किससे डिनोट किया गया है? डी बाई डी टी से। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा। अब उस लिंक्ड फ्लक्स में जैसे ही चेंज हुआ तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका क्या नेचर होता है? वो हमेशा अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये नेचर होगा कि वो इस तरह की करंट फ्लो कराएगा जो कि होने वाले चेंज का अपोज करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, यानी कि इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऐसी होती है जो कि ऐसा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करे जो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करे। जैसा कि हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट पिक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि अगर कॉइल के पास नॉर्थ पोल आ रहा है मैग्नेट का तो कॉइल अपने अंदर ऐसा करंट फ्लो कराएगी जो कि आने वाले नॉर्थ पोल को अपोज करेगी। ठीक है, तो उस करंट का नेचर कैसे होता है? होने वाले चेंज के जस्ट ऑपोजिट होता है और उसकी वजह से ही यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 लेक्चर। इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।